तो भाई लोग TGC 134 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आज के वीडियो में हम इसी नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा बात करेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि TGC क्यों एक गोल्डन चांस होता है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर हिट करके जाएँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नोटिफिकेशन की बात करें तो हम आज खाली जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके उसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो एज लिमिट इसमें रखी गई है 20 से 27 साल, जिसमें कैंडिडेट का जन्म 2 जनवरी 1995 और 1 जनवरी 2002 के बीच में होना चाहिए। ये दोनों डेट भी इसमें इंक्लूड की गई हैं। यानी कोई कैंडिडेट अगर 2 जनवरी 1995 में भी बॉर्न हुआ है तो वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसमें सबसे ज़्यादा असमंजस में रहते हैं कैंडिडेट्स कि एक्चुअल में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी क्या जाती है इंजीनियरिंग या टेक एंट्री कोर्सेज़ के लिए। तो चलिए, तो नोटिफिकेशन कहता है कि कैंडिडेट जिन्होंने भी अपनी इंजीनियरिंग डिग्री या तो पास कर ली है या फाइनल ईयर में है वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। जो कैंडिडेट फाइनल ईयर डिग्री कोर्स में है उनको बस एक प्रूफ सबमिट करना होता है कि वो ट्रेनिंग के 12 हफ्तों के दौरान अपनी डिग्री को सबमिट करवा देंगे। ठीक है, उसके अलावा हम आगे बात करते हैं। देखिए, अब यहाँ फाइनल सेमेस्टर का जो वो है उसमें भी देखते हैं कि फाइनल सेमेस्टर ईयर स्टूडेंट विल बी प्रोविजनली अलाउड टू अपीयर इन द SSB। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि फाइनल सेमेस्टर के कौन कौन से बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। तो उनकी परसेंटेज 6 सेम या 3rd ईयर तक जो भी कट ऑफ माना जाएगा उसके पार होनी चाहिए। और 8 सेमेस्टर या 4th ईयर बी आर्क वालों के लिए, और 2nd सेमेस्टर होगा या 1st ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए MSc वालों के लिए, वो भी इक्विवेलेंट स्ट्रीम में कट ऑफ के पार। तो इसके बाद वो फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जिन कैंडिडेट का बैकलॉग है तो देखिए वो SSB इंटरव्यू में ना जाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नोटिफिकेशन में C पॉइंट का नोट नंबर 3 कहता है कैंडिडेट स्टडिंग इन फाइनल ईयर और सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स शुड नॉट हैव एनी बैकलॉग एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यानी जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं उस टाइम पे आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट बैकलॉग के साथ पाया गया तो ही विल बी रिटर्न बैक फ्रॉम द सेंटर इटसेल्फ। कैंडिडेट जो अभी पढ़ रहे हैं, मतलब जो अभी फाइनल ईयर में है, पास करना बाकी है, तो उनको वो भी SSB में आने के लिए अलाउड है। बस उनको एक फॉर्म सबमिट करनी होती है, सारी मार्कशीट लेके जानी होती है और वहाँ जाके एक यूनिवर्सिटी, जो भी उनकी यूनिवर्सिटी है, वहाँ जाके उनको एक फॉर्म सबमिट करवाना होता है। उसमें लिखना होता है कि हमारी डिग्री 1 जनवरी 2022 तक, माफ़ कीजिएगा, 2022 तक हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मेट आपको मिल भी जाएगा, डाउनलोड्स में जाके आप फॉर्म में इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए 10 वैकेंसी रखी गई हैं, आर्किटेक्चर के लिए 1, मैकेनिकल के लिए 2, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3, कंप्यूटर साइंस के लिए 8, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 3, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 2, टेलीकम्युनिकेशन के लिए 1, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए भी 1, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव के लिए 1, एरोनॉटिकल एरोस्पेस के लिए 1, एवियोनिक्स के लिए 1, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 2, फाइबर ऑप्टिक्स के लिए 1, प्रोडक्शन के लिए 1 और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के लिए 1 और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के लिए 1। यानी टोटल 40 वैकेंसीज रखी गई हैं। इस वैकेंसीज़ के उसमें एक नोट 1 भी है कि ये लिखा हुआ है कि दीज वैकेंसीज आर टेंटेटिव और मे बी चेंज। यानी देखिए, मे बी चेंज का मतलब ये होता है कि इन वैकेंसीज़ को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, बट आमतौर से वैकेंसीज़ बढ़ाई तो जाती नहीं है क्योंकि इतने कैंडिडेट रिकमेंड हो भी नहीं पाते हैं, तो ये सीटें इतनी खाली रह जाती हैं। तो आप ये मान के चलिए कि रफली यही रहेगा सीटों का क्राइटेरिया। अब हम थोड़ा सा बात, चले उससे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ मैं लास्ट में बताऊँगा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि नेचर क्या है इसका। तो दिस इज़ अ परमानेंट टाइप ऑफ कमीशन एंट्री। अगर आप जाते हैं तो आप परमानेंटली आर्म्ड फोर्सेज में सर्व कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रेनिंग जो स्केड्यूल है, ट्रेनिंग आपकी IMA में होगी।
इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होगी और ड्यूरेशन है 49 वीक्स का। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग उससे आपको कुछ ज़्यादा लेना देना है नहीं। स्टाइपेंड वगैरह ज़्यादा आप जा सकते हैं, आप चाहें तो नोटिफिकेशन में जाके इस सबको पढ़ सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, अगर आपने नहीं किया है तो अप्लाई करने का तरीका, आज तक अगर आपने कभी फॉर्म भरा ही नहीं है तो अप्लाई करने का तरीका नॉर्मल सा है। आप ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइट पे जाएं, वहाँ पे जाके ऑफिसर सिलेक्शन में क्लिक कीजिए। राइट हैंड साइड में एक बॉक्स होगा, उस पर क्लिक कीजिए, अपनी आईडी प्रोफाइल बनाइए, तो वहाँ जाके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत आसान है, अगर आपको नहीं आता है तो आप लिख सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म में नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, अब ये ज़रूरी बात ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन विल ओपन ऑन 17 अगस्त 2021 एंड विल बी क्लोज ऑन 15 सितंबर 2021 एट 1500 आवर्स, यानी 15 सितंबर 2021 को 3 बजे ये फॉर्म बंद हो जाएगा। तो अगर आप इसको भरने के इच्छुक हैं तो इस फॉर्म को भर लीजिए। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये एंट्री सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद क्यों होती है। थोड़ा डेंजरस एंट्री भी है, डेंजरस इन द सेंस इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, और ख़ासकर जो ये कोविड का चक्कर हुआ है और उसके चक्कर में जो स्टूडेंट्स को पास कर दिया गया है, उसके चक्कर में कट ऑफ और ज़्यादा बढ़ के आ रही है। एसएससी टेक की ही कट ऑफ आप देखेंगे तो 10% का उछाल आया है उसमें। तो टीजीसी की तो आप लगा ही सकते हैं कि क्या कट ऑफ आएगी। टीजीसी की नॉर्मली भी कट ऑफ 70 से ऊपर ही रहती है। ये इसका थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है, लेकिन इसका फ़ायदा मैं आपको बता दूँ। इसका फ़ायदा ये है कि वंस यू गेट रिकमेंडेड, अगर आप इसमें रिकमेंड हो जाते हैं टीजीसी एंट्री में किसी भी ब्रांच के लिए, और आप मेरिट लिस्ट में अपना इस प्लेस सिक्योर नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ देखिए उसके लिए क्या लिखा हुआ है। रिकमेंडेड कैंडिडेट्स ऑफ टीजीसी 134 कोर्स whose merit is not within the number of allotted vacancies of respected engineering streams may be offered to join short service commission course April 22 subject to meeting all other eligibility condition। यानी टीजीसी 134 का हर वो कैंडिडेट जो रिकमेंड होने के बाद मेरिट लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाता है, उसको एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ऑफ़र किया जा सकता है अप्रैल 2022 कोर्स के लिए। समझ रहे हैं, यानी एक तीर से दो शिकार। अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं, मेरिट में जगह बन गई तो परमानेंट कमीशन, जगह नहीं बनी तो शॉर्ट सर्विस कमीशन, जो आमतौर से परमानेंट हो जाती है अगर उम्मीदवार इच्छुक है और कैपेबल है तो इस एंट्री का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। उसके अलावा इस एंट्री का एक बेनिफिट ये भी है कि देखिए अभी जो सिचुएशन चल रही है वहाँ पे जॉब्स का बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है। ये एक ऐसी एंट्री है, मतलब आर्म फोर्सेज एंट्री, इस एंट्री को छोड़ दीजिए, आप नॉर्मली आर्म फोर्सेज की बात कीजिए तो एक 26 से 27 साल के कैंडिडेट को लेफ्टिनेंट का रैंक ऑफर कर दिया जाता है और उसको डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी भी दे दी जाती है। और कोई जॉब ऐसी नहीं होगी जहाँ पे आपको आपका नॉलेज, जो आपका कोर नॉलेज है, देखिए अगर आप अच्छे कॉलेजेस से हैं तो अच्छे कॉलेजेस के बहुत कम बंदे इस एंट्री को देने आते हैं। ये मैंने खुद नोटिस किया है। मतलब 10 में से कोई 1 या 2 बंदा आपको रेप्यूटेड कॉलेज से मिलेगा यहाँ एंट्री में। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो होते हैं वो टियर 3 कॉलेजेस से ही होते हैं या टियर 2 कॉलेज से होते हैं। टियर 1 कॉलेज के तो बहुत ही कम बंदे यहाँ पे आते हैं। तो इस एंट्री में आप जाने का फ़ायदा आपको ये होता है कि इवन दो आपका कोर का नॉलेज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट अगर आपकी पर्सनैलिटी उस लायक है कि आर्म फोर्सेज आपको खुले दिल से स्वीकार कर सके तो आप रिकमेंड हो सकते हैं। सैलरी आपको अच्छी डिसेंट सैलरी मिल जाएगी। 56,000 के आसपास का स्टाइपेंड तो आपको ट्रेनिंग के दौरान ही मिल रहा होता है। तो इतनी अगर आपको सैलरी मिल रही है या ट्रेनिंग के दौरान सब कुछ मिल रहा है तो आप इस टाइम को बहुत एंजॉय भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको घूमने फिरने को काफ़ी सारी जगहें मिल जाती हैं। वंस यू गेट एंटर्ड इनटू द फोर्सेज, यानी आप जीसी नहीं है बल्कि आप लेफ्टिनेंट बन चुके हैं, तब की बात कर रहा हूँ। तो आपको घूमने फिरने को बहुत कुछ मिल जाता है, आपको लग्जरी काफ़ी सारी प्रोवाइड हो जाती है जो प्राइवेट जॉब्स नहीं कर पाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका बेनिफिट आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने में होता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने में है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो नॉन टेक बैकग्राउंड के बंदे होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है, मतलब हिसाब किताब। उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ऐसा इसलिए है कि जो टेक एंट्री है उसमें 2 एंट्रीज होती हैं, यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अलग और जो परमानेंट कमीशन है उसके लिए अलग। बट ये जो CDS
जैसे नॉन टेक बैकग्राउंड के हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, रिटन क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर उनकी एनसीसी है तो वो तो डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, बट अगर उनकी एनसीसी नहीं है तो दे हैव टू गो थ्रू अ रिटन एग्जामिनेशन ऑल्सो। वहीं वो शॉर्ट अगर हो जाते हैं, अंदर हो जाते हैं, देन दे विल बी कॉल्ड बाय द एसएसबीज। तो उनको 2 फेजेस से पहले ही जाना पड़ता है एसएसबी सेंटर पहुंचने तक। बट जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है उनका फ़ायदा ये होता है कि दे डू नॉट हैव टू गो थ्रू अ प्रीवियस फेज, यानी उनको रिटर्न फेज से नहीं जाना होता है, वो सीधा सेकंड फेज में पहुंच जाते हैं। एसएसबी के लिए उनको कॉल आ जाता है। हाँ यार, एक चीज़ और है, मैं अभी जब एसएसबी गया था तो मैंने ये पाया कि बंदों के डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो पहले अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें और उन डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना ना भूलें। नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंटेशन आगे पीछे है तो भाई वो आपको एंटरटेन नहीं करने वाले। उनके पास इतनी फुर्सत होती नहीं है कि ओके एक बंदे का डॉक्यूमेंट इतना डीपली चेक करें। वो ऐसे ऊपर से देखेंगे और अगर उनको, क्योंकि उनको याद हो चुका है कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर उनको लगा कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है वो आपको बाहर कर देंगे। वो आपके कोई रीज़न नहीं सुनने वाले हैं। तो प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें और इस एंट्री को अगर आप भरने के इच्छुक हैं तो इस एंट्री को ज़रूर भरें। तो चलिए मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।